रिद्धिमा रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में अपनी दोनों सहेलियों मोना और भैरवी के साथ बैठी थी। बाहर हल्की बारिश की फुहारें प्लेटफॉर्म को भिगो रही थीं। आसमान पर बादल घिरे हुए थे और ठंडी हवा वेटिंग रूम के अंदर तक दस्तक दे रही थी। इक्का दुक्का यात्री वहां बैठे हुए थे। रिद्धिमा की आंखें बार बार खिड़की के बाहर टिक जातीं और फिर उसकी यादों की कड़ियां उसे कहीं दूर ले जातीं। मोना ने उसकी खोई हुई हालत देखकर कहा, रिद्धिमा, तुम ठीक हो ना? तुम इतने गुमसुम क्यों हो? भैरवी ने भी उसका हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हारी आंखें तो बताती हैं कि कुछ बड़ा दर्द छिपा हुआ है। क्या हमें बताओगी? रिद्धिमा ने भारी सांस ली और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ये बात तब की है जब मैं 8 साल की थी। मेरे माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद मेरी मम्मी की सबसे करीबी दोस्त मिसेज साधना सिंह सिसोदिया ने मुझे अपने घर में शरण दी। साधना आंटी अभय जी की मम्मी हैं। सिसोदिया पैलेस में ही मेरी मुलाकात अभय जी से हुई। अभय कौन है? मोना ने उत्सुकता से पूछा। रिद्धिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो मेरे हीरो थे। हमेशा मेरी देखभाल करते थे, हर जरूरत का ध्यान रखते थे, मुझे हर किसी से प्रोटेक्ट करते थे। धीरे धीरे मुझे उनसे प्यार हो गया। मैं उनके साथ शादी के सपने देखने लगी, लेकिन मेरे सपनों की कहानी कुछ और ही थी। भैरवी ने उसकी आंखों में गहरी उदासी देखकर कहा, फिर क्या हुआ? जब मैं 18 साल की हुई तो अभय जी ने मुझे पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दिया। मैं बहुत रोई थी, पर उनकी बात के आगे किसी की नहीं चलती। मुझे उनकी बात माननी पड़ी। 6 महीने बाद जब छुट्टियों में जोधपुर लौटी तो वहां ऐसा कुछ देखा कि मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई। मोना ने उत्सुकता से पूछा, क्या देखा था? रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने थरथराते होंठों से कहा, अभय जी ने अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी बिपाशा से शादी कर ली थी। उनकी शादी को 3 महीने हो चुके थे और मुझे इस बात की कानो कान खबर नहीं हुई। मैं ये सोचकर जोधपुर गई थी कि इस बार उन्हें अपने दिल की बात बता दूंगी, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई और आ चुकी थी। भैरवी गुस्से से बोली, ये अभय तो बहुत खड़ूस निकला, एक पल में ही तुम्हें भुला दिया। रिद्धिमा ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि मुझे उन्हें अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। रात को गार्डन में मैंने उन्हें अकेले देखा। मैंने अपने दिल की बात कह दी, लेकिन वो मुझसे गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया और उस रात दिल्ली वापस भेज दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। मोना और भैरवी उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गई। भैरवी ने कहा, फिर क्या हुआ? 1 साल बीत गया, लेकिन मैं उन्हें भूल नहीं पाई। एक दिन बिपाशा कॉलेज हॉस्टल में मुझसे मिलने आई। उसने कहा कि अभय जी ने मुझे बुलाया है। मैं बहुत खुश हो गई और बिपाशा के साथ निकल गई। जोधपुर पहुंचकर बिपाशा मुझे एक मंदिर ले गई। वहां का नजारा देख मैं कांप गई। क्या हुआ वहां? मोना ने घबराकर पूछा। मंदिर में कई हथियारबंद बॉडीगार्ड्स थे। उनके बीच एक 65 साल का बूढ़ा दूल्हे के कपड़े पहने खड़ा था। बिपाशा ने मुझे उसकी तरफ धकेलते हुए कहा, मिस्टर शुक्ला, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। अब वो 3 कॉन्ट्रैक्ट मेरी ही कंपनी को मिलने चाहिए। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले वो बूढ़ा जबरदस्ती मुझसे शादी करने की कोशिश करने लगा। मैं किसी तरह वहां से भागी और पैलेस पहुंची। सुबह होते होते मैंने अभय जी के कमरे में एक और दिल दहला देने वाला नजारा देखा। भैरवी ने जल्दी से कहा, रिद्धिमा, प्लीज और सस्पेंस मत बनाओ, जल्दी बताओ आगे क्या हुआ। रिद्धिमा कांपती आवाज में बोली, बिपाशा बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसके पेट में चाकू घोंपा हुआ था। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं उसकी मदद के लिए चाकू निकालने लगी, तभी एक नौकर ने मुझे देख लिया। उसे लगा कि मैंने बिपाशा के पेट में चाकू घोंपा है। उसने सबको इकट्ठा कर लिया। मुझे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया। मोना और भैरवी सन्न रह गई। फिर क्या हुआ? मोना ने पूछा। 1 हफ्ते तक मुझे भूखा प्यासा उस कमरे में रखा गया। फिर एक दिन अभय जी आए। मैं उन्हें देखकर खुश हो गई। मैं सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सुने मुझे अपनी बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। ये रोज का सिलसिला बन गया। वो शराब पीकर आते और मुझे टॉर्चर करते। मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी, लेकिन उन्हें मुझ पर तरस नहीं आया। भैरवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, रिद्धिमा, तुमने ये सब कैसे सहा? एक तूफानी रात को वो बहुत ज्यादा शराब पीकर आए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैं डर के कारण बेहोश हो गई। आंटी ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। मेरे ठीक होने के बाद उन्होंने मुझे वहां से भागने में मदद की।
उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा और मेरी नौकरी लक्षित सर के डैडी की कंपनी में लगवाई। मोना और भैरवी की आंखों में आंसू थे। मोना ने कहा, रिद्धिमा, तुमने बहुत कुछ सहा है। अब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। बारिश की बूंदें अब भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नाच रही थीं। वेटिंग रूम की खामोशी में 3 सहेलियों की गहरी बातचीत एक नई राह की तरफ मुड़ने वाली थी। मोना ने धीरे से कहा, भैरवी, हमें रिद्धिमा को इस नरक से बचाना होगा। ये अभय जैसे इंसान के हाथ कभी नहीं आनी चाहिए। भैरवी ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन सवाल यह है कि कैसे? अभय एक बहुत ताकतवर इंसान है। उसके आदमी हर जगह फैले हुए हैं। अगर उसे भनक लग गई कि रिद्धिमा यहाँ है तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। रिद्धिमा ने घबराई आवाज में कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों किसी मुसीबत में पड़ो। मैं खुद ही कहीं चली जाऊंगी। मोना ने उसका हाथ थाम लिया। पागल हो क्या? हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। और भागने का प्लान तो अब हम सब मिलकर बनाएंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तस भैरवी ने गंभीर स्वर में कहा, हमें प्लान बनाना होगा कि कहाँ जाना है और कैसे। सीधे स्टेशन से बाहर निकलना तो जोखिम भरा है। मोना ने सुझाव दिया, यहाँ से पहले बस स्टैंड चलते हैं। वहां से किसी दूसरे शहर की बस पकड़ लेंगे। ट्रेन से जाना अभी सुरक्षित नहीं है। भैरवी ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई हमें पहचान न ले। रिद्धिमा ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे पास एक बड़ा दुपट्टा है, मैं उसे ओढ़ लूंगी। तुम दोनों भी किसी तरह खुद को ढक लो। मोना ने हंसते हुए कहा, लगता है जैसे हम कोई फिल्मी प्लान बना रहे हैं, लेकिन इस बार ये प्लान असली है और हमें हर हाल में कामयाब होना है। भैरवी ने फुसफुसाते हुए कहा, हम स्टेशन के पिछले गेट से निकलेंगे। वहां सुरक्षा कम रहती है, बस हमें सावधानी से चलना होगा। रिद्धिमा ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन अगर अभय के आदमी वहां भी हुए तो? मोना ने आत्मविश्वास से कहा, अगर कोई रोकेगा तो मैं उससे सीधे कहूंगी कि हम कॉलेज की लड़कियां हैं और यहाँ घूमने आई थीं। थोड़ी बहस भी कर लूंगी अगर जरूरत पड़ी। भैरवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बहस करने की आदत कभी तो काम आएगी। रिद्धिमा भी हल्का मुस्कुरा दी। तुम दोनों सच में मेरे लिए परिवार से बढ़कर हो। मोना ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब रोना धोना बंद करो, हमें मजबूत रहना है। भैरवी ने इधर उधर नजर दौड़ाई और कहा, ठीक है, सब तैयार हैं? 10 मिनट बाद हम निकलेंगे। पहले मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि रास्ता साफ है या नहीं। मोना ने कहा, ठीक है, तुम देख लो, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत वापस आ जाना। भैरवी ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। मोना ने रिद्धिमा का हाथ थामकर कहा, हम जीतेंगे रिद्धिमा, बस भरोसा रखो। कुछ मिनटों बाद भैरवी वापस आई। उसकी आंखों में चिंता थी। रास्ता तो साफ है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। मैंने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा है, लगता है कि वो अभय के आदमी हो सकते हैं। मोना ने तुरंत फैसला लिया, चलो अब देर नहीं करनी है। तीनों जल्दी से अपना सामान उठाकर पीछे के गेट की ओर बढ़ गईं। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा उनके चेहरे पर लग रही थी। रिद्धिमा का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके साथ मोना और भैरवी की मौजूदगी ने उसे हिम्मत दी। स्टेशन के पीछे का इलाका सुनसान था। भैरवी ने इशारे से रास्ता दिखाया और तीनों तेजी से चलने लगीं। कुछ दूरी पर उन्हें एक ऑटो खड़ा नजर आया। मोना ने कहा, ये हमारी बचने की आखिरी उम्मीद है, जल्दी से ऑटो में बैठो। तीनों ऑटो में बैठ गईं। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? भैरवी ने तुरंत कहा, बस स्टैंड ले चलो, जल्दी करो। ड्राइवर ने ऑटो स्टार्ट किया और वे वहां से निकल गईं। रिद्धिमा ने पीछे मुड़कर स्टेशन की तरफ देखा। उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। ऑटो तेजी से भीगती सड़कों पर दौड़ रहा था। तीनों सहेलियां खामोश थीं, लेकिन उनके दिल की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। रिद्धिमा की उंगलियां मोना के हाथ में कसकर जकड़ी हुई थीं। मोना ने हल्के से उसके हाथ पर थपकी दी। डर मत, हम सब ठीक हो जाएंगे। भैरवी ने ड्राइवर से कहा, जरा तेज चलाओ भाई, देर नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर ने शीशे में उनकी तरफ देखा और सिर हिलाया। ठीक है मैडम। सड़क के किनारे बसी छोटी छोटी दुकानों की लाइट्स बारिश की बूंदों में चमक रही थीं। अचानक सामने सड़क पर गाड़ियों की एक लंबी कतार दिखाई दी। ऑटो धीमा होते होते रुक गया। क्या हुआ? मोना ने बेचैनी से पूछा। ड्राइवर ने गहरी सांस ली। आगे रास्ता बंद लग रहा है, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, शायद कोई वीआईपी मूवमेंट होगा। भैरवी ने बाहर झांका। सड़क पर कई ब्लैक एसयूवी गाड़ियां खड़ी थीं।
माहौल में अजीब सा तनाव तैर रहा था। रिद्धिमा का चेहरा फकपड़ गया। उसने मोना का हाथ और कसकर पकड़ लिया। ये अभय ही होगा, मुझे यकीन है। मोना ने घबराते हुए पूछा, तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? रिद्धिमा की आवाज कांप उठी। वो हमेशा ऐसे ही ब्लैक गाड़ियों के काफिले के साथ चलता है। इससे पहले कि वे कोई और बात कर पाती, एक एसयूवी का दरवाजा खुला और अभय तेज कदमों से बाहर आया। उसके साथ 4-5 बॉडीगार्ड्स भी थे। अभय का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। रिद्धिमा, उसकी करकती आवाज गूंज उठी। रिद्धिमा का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं मोना, मुझे बचाओ। मोना और भैरवी ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन अभय के आदमी पहले ही ऑटो के पास पहुंच चुके थे। अभय ने बिना कुछ कहे रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती बाहर खींच लिया। छोड़ो उसे, मोना चिल्लाई और आगे बढ़ी, लेकिन एक बॉडीगार्ड ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। भैरवी ने भी विरोध करने की कोशिश की, मगर अभय के आदमी भारी भरकम थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मोना गुस्से में चिल्लाई। अभय ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम दोनों समझदार बनो और यहाँ से दफा हो जाओ, ये मेरा मामला है। रिद्धिमा ने रोते हुए कहा, मोना, मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी आंखों में बेबसी थी। मोना की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन वो मजबूर थी। रिद्धिमा, उसने बस इतना ही कहा। अभय ने रिद्धिमा को अपने कब्जे में लेकर गाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके कदम तेज थे और रिद्धिमा उसके पीछे घसीटी जा रही थी। बारिश अब फिर से तेज हो चुकी थी, जैसे माहौल की उदासी को और गहरा कर रही हो। मोना और भैरवी बेबस खड़ी रह गई। ऑटो वाला भी सहमा हुआ था। भैरवी, हमें पुलिस के पास जाना होगा, मोना ने दांत भींचते हुए कहा। भैरवी ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, लेकिन जल्दी करना होगा। ये मामला अब हमारे बस का नहीं रहा।